सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को मद्रास हाई कोर्ट के इन दो जजों की बेंच ने बहुत तगड़ा पाठ पढ़ाया है। हालांकि ये पाठ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट से कहीं ज्यादा डायरेक्ट है। जिस वक्त में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मुद्दे को देख के चीफ जस्टिस सूर्यकांत आग बबूला हो जाते हो, देश भर से एनसीईआरटी की किताबें जब्त करवा लेते हो, पाठ्यक्रम लिखने वालों पर बैन लगा देते हो, दुनिया भर की खरी खोटी सुनाते हो, उसी वक्त में यदि हाई कोर्ट के दो जज ये कहने लगे कि न्यायाधीशों को पवित्र गाय समझने की जरूरत नहीं है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, और इतना ही नहीं, मद्रास हाई कोर्ट के दो जजों ने वो सब भी बोल दिया जो मैं अक्सर दोहराता हूं, और कुछ शब्द तो ऐसे भी हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता था, आज इन्होंने बोल दिया है। जी हां, जिस वक्त में सवालों और आलोचनाओं को सुनने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत युवाओं को कॉकरोच और परजीवी तक बुला देते हो कथित रूप से, उस वक्त में देश की एक अदालत ने न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर कई सारी टिप्पणियां किया है, और इसमें केवल जजों को ही नहीं बल्कि वकीलों को भी लपेटा है। इसके अलावा संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर इन्होंने जो कहा है वो आप सभी को एकदम टकटकी लगाकर सुन लेना चाहिए। और ध्यान रहे, लोकहित इंडिया वाले अंबुज कुमार हो या फिर कोई भी वो व्यक्ति जो अपनी व्यवस्था पर सवाल करता है, आलोचना करता है, उसका निशाना खुद की व्यवस्था को बदनाम करना नहीं होता है। ये न्यायपालिका हमारी ही तो है, बल्कि उसे ठीक करना होता है। न तो हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, न तो किसी से दोस्ती है, ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर। कुर्सी पर कौन बैठा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। फर्क बस इस बात पड़ता है कि कुर्सी पर बैठकर वो कर क्या रहा है। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्थाएं दागदार न मिलें, साफ सुथरी और भरोसेमंद मिले। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। कुछ जीवंत उदाहरण भी आपको दूंगा जिसका अनुभव आपने खुद ही किया होगा। जज से कुछ फीट की दूरी पर ही खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। जज चाहे जितने ईमानदार हों, लेकिन उस भ्रष्टाचार पर ये लोग आंख मूंद लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका पहुंची थी करुप्पू नाम की एक फिल्म पर बैन लगाने या फिर काट छांट करने के लिए, और फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए। दरअसल इस फिल्म में एक काल्पनिक अदालत के जज को भ्रष्ट दिखाया गया था, और इसी सीन को लेकर एक वकील को आपत्ति हो गई। वैसे आपको याद दिला दें, कुछ वकील ऐसे भी होते हैं जो ऐसे मामलों को उठाकर जजों के लविंग लिस्ट में आने का प्रयास करते हैं। तो मसला यह था कि एक फिल्म में जज को भ्रष्टाचारी दिखाया गया, उसी पर रोक लगाने के लिए वकील साहब हाईकोर्ट पहुंच गए, मगर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और साफ साफ कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, जजों को पवित्र गाय समझने की जरूरत नहीं है, और जज आलोचना से परे भी नहीं है। यानी सीधे सीधे मद्रास हाईकोर्ट के इन दो जजों ने, जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस V लक्ष्मी नारायण ने भरी अदालत में बोला है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, जजों को पवित्र गाय मानने की जरूरत नहीं है, और ये आलोचना से परे भी नहीं है। याचिकाकर्ता वकील RS तमिलवेंदन, जो कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, इन्होंने रिट याचिका दाखिल किया था और फिल्म कुरुप्पू को थिएटर तथा OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाने से रोकने की डिमांड किया था। इस फिल्म में इन्होंने कई संस्थाओं, कलाकारों, डायरेक्टर तक को पक्षकार बनाया था और कहा था कि फिल्म में अदालतों को बहुत खराब तरीके से दिखाया गया है, एक जज को करप्ट बताया गया है, और यह भी दिखाया गया है कि अनैतिक एडवोकेट अदालत के कामकाज में बहुत प्रभाव रखते हैं। यानी जो गड़बड़ टाइप के, जुगाड़ू टाइप के वकील होते हैं, वो अदालतों को बहुत प्रभावित करते हैं। याचिकाकर्ता वकील ने कोर्ट से कहा कि यह फिल्म अदालत की गरिमा और उसकी साख को नुकसान पहुंचाने वाली है। इस फिल्म में एक सीन है जहां पर जज को घूस लेने और ड्रग्स लेने से जोड़ा गया है। आरोप लगाया गया कि डायरेक्टर बालाजी ने इंडियन जुडिशियल सिस्टम को समझे बिना ही आलोचना किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शुरुआत में ही अपना रुख साफ साफ दिखाया और कहा कि कुछ लोग मामूली मामलों पर भी अतिशयोक्ति दिखाने लगते हैं, यह मामला वैसा ही है। यानी वकील साहब कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए थे। कोर्ट ने एक सवाल तय किया कि क्या फिल्म में अदालत या जज को करप्ट दिखाने के कारण उस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने का निर्देश अदालत दे सकती है, और इस सवाल का जवाब उसी अदालत ने दिया कि नहीं। यानी ऐसे समझिए कि कल को फिल्म में अधिकारियों को भ्रष्टाचारी दिखाया जाए तो कोई अधिकारी फिल्म रुकवाने चला जाए, नेताओं को भ्रष्टाचारी दिखाया जाए तो नेता लोग फिल्म रुकवाने चले जाए। इस हिसाब से तो कोई फिल्म बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार तो इस समाज का हिस्सा है ना, किसी दूसरे गोले से तो टपकता नहीं है। और फिर जब समाज के हर वर्ग को भ्रष्टाचारी दिखाया जा सकता है तो फिर न्यायपालिका या फिर वहां बैठे जज भगवान तो है नहीं। इसलिए मद्रास हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, जज सवालों से परे नहीं है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि न्यायपालिका में करप्शन है।
कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचारी जज पहले भी थे और आज भी हैं। उसके बाद अगली लाइन अदालत ने और महत्वपूर्ण कहा। इन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का फुल कोर्ट ऐसे ब्लैक शिप यानी काले भेड़ टाइप के यानी बहुत ही बदनाम और बुरे लोगों को मद्रास हाईकोर्ट ने बाहर का रास्ता भी दिखाया है, दिखाता है। यानी मद्रास हाईकोर्ट के इन दो जजों का कहना है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचारी जज हैं और ऐसे काले भेड़ों को मद्रास हाईकोर्ट की फुल कोर्ट बाहर का रास्ता भी दिखाती है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1997 के एक मामले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि करप्शन की कैंसर जनक कोशिकाएं जुडिशरी की नसों में घुसती रहती हैं और जुडिशरी को आर्टिकल 235 के तहत अपने आप को ठीक करके इसे रोकना चाहिए। इस बेंच ने न सिर्फ जजों को बल्कि वकीलों को भी संदेश दिया और कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अकेले जज नहीं करता है और कर भी नहीं सकता, इसमें बार के कुछ वकील भी शामिल होते हैं। यानी वकील लोग मिलकर ही जजों को भ्रष्टाचार में सहायता करते हैं और करवाते हैं। याद करिए, ये वही बात है जो मैं लगातार इशारा करता हूं। साथ में एक लाइन और जोड़ दिया जाए तो जो काले भेड़िए टाइप के जज होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, आर्थिक और नैतिक रूप से वो कुछ चेले चपाटे पाल के रखते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों को लगा देते हैं, कुछ निजी स्टाफ को ही काम पर लगा देते हैं और वो लोग जजों के दलाल बनकर वकीलों के माध्यम से सेटिंग करते हैं, करवाते हैं। और आज ये बात खुद हाई कोर्ट को ही कहना पड़ा कि जज अकेले भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, इसमें उन्हें वकीलों का भी साथ मिलता है। ध्यान रहे, मैं बार बार कहता हूं कि बार और बेंच मिलकर न्यायपालिका बनती है। यदि बार चाहे तो बेंच कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती। अगर बेंच ईमानदार है तो ये भी बार की देन है, अगर बेंच भ्रष्टाचारी है तो ये भी बार की देन है। आप इन चीज़ों को वैसे भी महसूस कर सकते हैं। तमाम अदालतों में देखिए, कुछ गिने चुने वकीलों का मामला एकदम सेट होता है, उनका काम बहुत तेजी से हो जाता है, इसी के दम पर वो मोटी मोटी फीस लेते हैं और इन मोटी मोटी फीस में सबका हिस्सा बटा होता है। हालांकि कुछ के काम मेरिट के आधार पर होते हैं, कुछ ऐसे धुरंधर भी होते हैं, उनकी तैयारी, उनका केस और उनकी काबिलियत इतनी होती है कि जज उनके तर्कों और उनके तथ्यों को स्वीकार लेते हैं, मगर कुछ सेटिंग के दम पर भी अपना काम निकाल लेते हैं। वही वाली सेटिंग और भी बहुत सारी सेटिंग होती है। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जुडिशियल करप्शन बिना कुछ बार के मेंबर्स यानी वकीलों के हो ही नहीं सकता। इसीलिए हाईकोर्ट इन पर नजर रखता है ताकि करप्ट लोगों को पकड़ा जा सके और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। कोर्ट ने यह भी माना कि सिस्टम को इस फिल्म में बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि तमिल सिनेमा में ऐसी चीजें हमेशा से दिखाई जाती रही हैं। हीरो अकेले कई विलन्स को हरा देता है, इसलिए इस फिल्म को भी आर्टिस्टिक स्टाइल में समझना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने आर्टिकल 19 को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कहा है। उन्होंने कहा कि कलाकार को अपनी बात अपने तरीके से कहने की आजादी है, इसे ही रचनात्मक लाइसेंस कहते हैं और इसे बहुत ऊंचा रखा जाना चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री या फैक्चुअल प्रेजेंटेशन हो, उस पर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड लगाया जा सकता है, लेकिन रचनात्मक प्रोडक्शन यानी फिल्म को अलग पैमाने पर देखा जाएगा। कलाकार को ज्यादा फ्रीडम मिलती है। मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों का हवाला भी दिया और कहा कि इस देश की जनता को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार मिला हुआ है, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में शामिल है। इसमें बोलना, लिखना, छापना, चित्र और मूवी के जरिए अपने विचारों को एक्सप्रेस करना शामिल है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि संविधान में अगली लाइन में आर्टिकल 19(2) कुछ मामलों में पाबंदी भी लगाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत BCFC ने फिल्म को सर्टिफाई कर दिया। अगर वो चाहता तो इसमें कट लगा सकता था, रिफ्यूज कर सकता था, लेकिन जब उसने क्लियर कर दिया है तो फिर इसमें और ज्यादा झांकने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका के कामकाज पर आलोचना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। इस आलोचना से इंप्रूवमेंट होती है, यानी सुधार होता है, और जुडिशरी किसी भी रूप में आलोचना से परे नहीं है, जज भी आलोचना से परे नहीं है। अदालतों और जजों को मजबूत होना चाहिए, छुई मुई नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, खुली चर्चा होनी चाहिए। इसमें तीखी आलोचना, व्यंग और ऐसी आलोचनाएं भी हो सकती हैं जो शायद हम लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि न्यायपालिका का सम्मान आलोचना को दबा कर नहीं जीता जा सकता, और यदि हम दबाएंगे, डरा के चुप कराएंगे तो यह संदेह पैदा कर सकता है। अदालत ने कहा कि यह फिल्म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या नहीं, यह किसी अति संवेदनशील व्यक्ति के नजरिए से नहीं देखा जाएगा। इसे सामान्य व्यक्ति के कॉमन सेंस के हिसाब से देखा जाना चाहिए, न कि छुई मुई टाइप के कैरेक्टर वालों की तरह। कोर्ट ने सोशल मीडिया युग का भी जिक्र किया और कहा कि आज कोई भी कुछ भी कह सकता है। ऐसे में बेहतर है कि बहुत खराब बयान को भी कई बार जज इग्नोर कर दें और न्यायिक सफर को आगे बढ़ाते रहें। यहाँ पर अदालत ने रामायण कथा का भी जिक्र किया और सुनाने लगे कि कहानी में भगवान राम के तीर से एक मेंढक घायल हो जाता है। राम पूछते हैं कि तुमने आवाज क्यों नहीं लगाई। मेंढक कहता है कि जब दूसरे मुझे चोट पहुंचाते हैं तो मैं राम राम पुकारता हूं, लेकिन जब आप ही चोट का कारण है हुजूर, तो मैं किसे पुकारूं।
करूं। वैसे यहाँ एक बात यह भी उठनी चाहिए, पिछले कुछ वर्षों में कोई फैसला या आदेश देते हुए अपनी टिप्पणियों में माननीय जज लोग धार्मिक पुस्तकों का हवाला कुछ ज्यादा ही क्यों देने लगे हैं। जिन दो जजों ने ये बातें मद्रास हाईकोर्ट में कहा है, उनकी जो तस्वीरें तमाम जगहों पर उपलब्ध हैं, इनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ये लोग टीका चंदन लगाए हुए बैठे हैं। अब एक सेक्युलर देश में सेक्युलर पद पर संविधान की कसम खाकर बैठने के बाद टीका चंदन लगा के बैठना कितना उचित है, ये मुझे नहीं पता। आप दर्शकों में बहुत सारे जानकार, काबिल और कानूनविद होंगे, हो सके तो मुझे इस बारे में बताइएगा कि क्या ये उचित है। मेरी व्यक्तिगत राय में धर्म और धार्मिक विचारधारा का पालन निजी है, ऐसे पद पर शायद ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फिल्म ने पूरे जुडिशियल सिस्टम को करप्ट नहीं बताया है। एक काल्पनिक अदालत को और उसके जज तथा वकील की कहानी है, इसलिए इससे पूरी जुडिशरी पर हमला नहीं माना जा सकता। अब आप कहेंगे कि इसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत को कैसे पाठ पढ़ाया गया है, तो जरा वो भी समझ लीजिए। मगर उससे पहले आपको याद दिला दें कि मद्रास हाईकोर्ट के माननीय जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ही थे जो पिछले दिनों दिया जलाने के एक मामले में 10 कदम आगे निकलकर ऐसी रुचि ले रहे थे जिसका परिणाम धार्मिक उन्माद होता, जो कि तमिलनाडु जैसे शांति प्रिय राज्य में माहौल बिगाड़ सकता था चुनाव से ठीक पहले। और इसमें खुलेआम हिंदुत्ववादी विचारधारा की झलक मिल रही थी। हुजूर के उन प्रयासों पर भी हमने आलोचनात्मक टिप्पणियां किया था, और आज जब इन्होंने संविधान सम्मत बात कहा है, सच को स्वीकारा है, तो उसके लिए तारीफ भी बनती है। अब आइए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के मामले पर। आपको याद होगा हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में देश के तमाम संस्थानों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ पाठ्यक्रम जोड़े गए। इसी में जुडिशियल करप्शन की भी बात बताई गई थी। बताया गया था कि अदालतों में कितने ढेर सारे मामले पेंडिंग हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार शामिल है, और फिर पूरे देश में बवाल मच गया। वैसे तो यह सुधारात्मक प्रयास था, मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह बात इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने सू मोटो लेते हुए देश भर से किताबें वापस मंगवाने का आदेश दे दिया। जिन लोगों ने यह सिलेबस जोड़ा था वो काफी विद्वान लोग थे, देसी भाषा में आप उन्हें प्रचंड विद्वान कह सकते हैं। उन पर बैन लगा दिया गया। चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि इनको किसी भी सरकारी काम में न लगाया जाए। हालांकि हाल फिलहाल में इस तरह का बैन हटा भी दिया गया। आरोप यह भी लगा कि चीफ जस्टिस ने पूरी किताब को देखा तक नहीं, और कुछ बड़े बड़े वकीलों ने आधी अधूरी बात चीफ जस्टिस के सामने रख दिया, और सिर्फ इस तरह से दर्शाया गया कि जुडिशरी को ही निशाना बनाया गया है। मगर फिर भी हमने बार बार कहा कि इस पुस्तक में जितना लिखा था वो तो रत्ती भर भी नहीं है। भीतर जो भ्रष्टाचार है वो तो एवरेस्ट की तरह ऊंचा और मेरियाना गर्त की तरह गहरा है, और इतने बड़े सच को नकारा कैसे जा सकता है, छुपाया कैसे जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ने कहीं ना कहीं लोगों को डरा के आलोचनाओं को रोकने का प्रयास किया। मगर मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगर हम जबरदस्ती दबाने का प्रयास करेंगे तो संदेह पैदा होगा, डरा के सम्मान नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी तरह हाल फिलहाल में आपने देखा मीडिया या सोशल मीडिया या फिर एक्टिविस्ट जो कि लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, उनके सवालों, उनके आलोचनाओं को चीफ जस्टिस ने हमला का नाम दे दिया, और कहने लगे कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी और कॉकरोच टाइप के लोग मौजूद हैं। ये लोग अपने प्रोफेशन में कुछ कर नहीं पाते, बेरोजगार रहते हैं, तो कोई सोशल मीडिया में चला जाता है, कोई मीडिया में चला जाता है, कोई आईटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है, और फिर संस्थाओं पर हमले करने लगते हैं। यानी हम जैसे तमाम लोग जो अपनी न्यायपालिका को साफ सुथरा और बेदाग बनाना चाहते हैं, उन्हें चीफ जस्टिस ने कहीं ना कहीं कथित रूप से कॉकरोच का नाम दिया, परजीवी का नाम दिया, जबकि जुडिशियल एथिक्स की छाती पर पांव रख के आए दिन भाजपाई नेताओं के साथ हलवा पूड़ी खाते हुए खुद नजर आते हैं, देश के बड़े बड़े नफरती लपटझंडिसों के साथ टेबल शेयर करते हुए नजर आते हैं, और राजनीतिक भाषा भी बोलते हैं, भाजपाई नेताओं की तारीफ करते हैं खुलेआम। पर्यावरण बचाने वाले जब याचिका लेकर जाते हैं तो उनके बारे में कह देते हैं कि ये लोग विकास विरोधी हैं। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सेठ देश के पर्यावरण की ऐसी तैसी करते रहे, आम जनता की जिंदगी दुभर करते रहे, उन्हें जिंदा मौत के कुएं में ढकेलते रहे, कोई आवाज भी ना उठाए, और आवाज उठा दे तो वो विकास विरोधी कहलाएंगे। वो भी कहने वाले होंगे भारत के चीफ जस्टिस। ये ठीक वही भाजपाई सिस्टम वाली भाषा है कि सत्ता से सवाल करोगे तो देशद्रोही कहलाओगे, पाकिस्तानी कहलाओगे। अब आप बताइए कि ये हमारे माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत के लिए बढ़िया पाठ है कि नहीं। एक तरफ सवालों, आलोचनाओं और जुडिशरी में भ्रष्टाचार की चर्चा को चीफ जस्टिस न्यायपालिका पर हमला मानते हैं, लोगों को डराने का प्रयास करते हैं, निपटने की बात करते हैं, किसी पर बैन लगा देते हैं, पूरी किताब उठवा लेते हैं, तो किसी को कथित रूप से कॉकरोच भी बुला देते हैं। हालांकि बाद में सफाई भी दिया कि फर्जी डिग्री वाले वकीलों को कहा था। दूसरी तरफ मद्रास हाईकोर्ट के इन दो जजों ने कहा है कि जज पवित्र गाय नहीं है, कुछ जज काले भेड़ भी हैं, और तो और जज तथा वकील मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, अकेले जज कर भी नहीं सकता।
उम्मीद है भारत की इस सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था की साख को और नहीं गिरने दिया जाएगा। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सत्ता की हलवा पूड़ी से दूर होंगे, सवाल और आलोचना मिलने पर उससे हमला नहीं मानेंगे, याचिकाकर्ताओं को देश के खिलाफ नहीं मानेंगे, बल्कि ये ढूंढने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि सवाल और आलोचना हो क्यों रही है, उसके मूल में क्या है, सुधार करने की जरूरत है। आप सबने अनुभव किया होगा, अदालतों में जज से 4 फीट की दूरी पर बैठा पेशकार खुलेआम घूस लेता है। दोनों पक्षों से तारीख लगाने के नाम पर पैसा वसूल किया जाता है। सवाल है कि देश में ऐसे कौन से जज हैं जिन्हें यह बात मालूम नहीं है, और तो और दोनों पक्षों के वकील अपने मुवक्किल से कह के ये काम करवाते हैं कि इनको पैसा दे दीजिए तारीख लेनी है, तो जैसे तारीख वो कहीं खेत से उगा के लाते हैं। वकीलों की भी मजबूरी है। बड़ी शर्म आती है ये देखकर कि जज से 4 फीट दूरी पर बैठा एक कर्मचारी खुलेआम घूस ले रहा है और जज साहब देख ही नहीं पाते। लगता है कि न्याय की देवी की आंखों की पट्टी उतर के जज साहब की आंखों पर लग गई है। जज साहब कुछ देख ही नहीं पाते या फिर देखना नहीं चाहते। हो सकता है शाम को पिटारा खुलेगा तो सब में बटेगा। वैसे ये वाला अनुभव आप में से कितने लोगों ने किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।